हेलो स्टूडेंट। तो अपन ने कल बेटा बच्चों क्या पढ़ा था? अपन ने कल पढ़ा था सहलंगता, ठीक है। और आज अपन पढ़ने वाले हैं लिंग लिंग निर्धारण, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो आपने जो कल पढ़ा था सहलंगता वो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर देना, ताकि मैं उसको, अगर आपको रिपीट कराना तो रिपीट करा देंगे अपन, ठीक है। सहलंगता में अपन ने क्या पढ़ा था कि क्रोमोजोम क्या होते हैं। क्रोमोजोम पर अगर जीन पास पास होती हैं तो वो आगे ट्रांसमिट हो जाती हैं एज इट इज, ठीक है। ये अपना सहलंगता का टॉपिक था कि भाई अगर क्रोमोजोम है किसी क्रोमोजोम पे, अगर जैसे मैंने बोला ये क्रोमोजोम है, ठीक है, ये क्रोमोजोम है, तो इस पे अगर कोई दो जीन पास पास उपस्थित हैं तो ये एज इट इज क्या करेंगी, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें एज इट इज चली जाएंगी। सहलंगता कहलाता है। मतलब क्या होगा, जीन अगर पास पास उपस्थित हैं तो वो एज इट इज क्या होती है, सहलंग हो जाती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती है, ठीक है। तो ये था अपना सहलंगता। अब भाई अगर ये सहलंगता हो रही है या फिर जो भी अपन ने पढ़ा अभी तक कि क्रोमोजोम क्या होते हैं, ये क्या होता है, तो अब अपन पढ़ने वाले हैं बच्चों लिंग निर्धारण क्या होता है। कि भाई मैंने आपको समझाया था, अगर आपको याद हो तो, कि लिंग निर्धारण में क्या होता है, जैसे मदर और फादर से ही डिसाइड होता है कि बच्चे का लिंग क्या होगा, मतलब बच्चा बॉय होगा या गर्ल होगा, ठीक है। तो इसको स्टार्ट इन्होंने सबसे पहले किया था हैकिंग ने। देखो हैकिंग ने क्या किया था, कुछ कीड़े जो थे, कीड़े बेटा ये ना, कुछ कीड़े में इन्होंने ग्रास ऊपर लिया था, इंसेक्ट्स के ऊपर काम किया था, जिसमें शुक्र जनन की विभिन्न अवस्थाओं में एक विशेष केंद्रकीय संरचना का पता लगाया। शुक्र जनन आप जानते हो, शुक्र जनन मतलब होता है शुक्राणु का निर्माण करना, ठीक है। शुक्राणु के निर्माण को अपन क्या बोलते हैं, शुक्र जनन बोलते हैं। तो जब शुक्र जनन की क्रिया थी तो उसमें उन्होंने देखा कि भाई एक ऐसा मटेरियल है या केंद्रीय भाग है, केंद्रीय संरचना है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रही है, किसके अंदर, पुरुष के अंदर, ठीक है। देखो इन्होंने बोला कि भाई जैसे ये है, एक सेकेंड केंद्रक बनाए, जैसे ये है ना, इन्होंने देखा कि किसी किसी में क्या हो रहा है, एक केंद्र के भाग जा रहा है, ये केंद्र के भाग जा रहा है ना। अब किसी किसी पुरुषों में क्या हो रहा था, ये केंद्र के भाग जा रहा था। इस केंद्र के भाग को उन्होंने क्या नाम दिया, एक्स बॉडी। क्या नाम दिया, एक्स बॉडी। बाद में इसको एक्स बॉडी नाम दिया गया या एक्स क्रोमोजोम नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया बेटा, एक्स क्रोमोजोम नाम दिया गया। मैंने आपको परसों शायद क्लास में पढ़ाया था कि ऑटोसोम और एलोसोम क्या होते हैं, याद हो तो, ठीक है। मैं अभी वापस समझा देती हूँ, ठीक है। तो लेकिन इसके महत्व को समझा नहीं पाए। अन्य वैज्ञानिक ने यह निष्कर्ष निकाला कि हैकिंग का जो एक्स बॉडी था वास्तव में गुणसूत्र ही था। मतलब फिर ये डिसाइड हुआ कि भाई अगर लिंग का निर्धारण हो रहा है तो वो किससे हो रहा है, गुणसूत्र से हो रहा है। कि भाई किसी प्रकार का गुणसूत्र था जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गया, उसने उसका लिंग निर्धारण किया। तो ये बात इनको नहीं पता थी कि उसको गुणसूत्र बोला जाता है। इन्होंने बस ये बोला कि एक केंद्र की संरचना थी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गई और उसका लिंग निर्धारण कर रही थी, ठीक है। फिर इसीलिए एक्स क्रोमोसोम कहा गया। बात बहुत से कीटों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि एक्सो प्रकार की होती है, अर्थात सभी अंड में अन्य गुणसूत्र के अलावा एक अतिरिक्त गुणसूत्र भी होता है। तो फिर इन्होंने ये बात करी कि भाई जरूरी नहीं है। अब मैंने आपको क्या बताया था, देखो पहले ये चीज समझो कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो दो प्रकार के मिलेंगे बच्चों। एक आपको मिलेंगे लिंग गुणसूत्र, ठीक है, और एक आपको मिलेंगे अलिंग या फिर अपन इसको बोलते हैं कायिक, ठीक है। ये इंग्लिश में बोलेंगे तो अपन इसको एलोसोम भी बोलेंगे, सॉरी इसको अपन बोलेंगे ऑटोसोम, ठीक है। क्या बोलेंगे, ऑटोसोम। अगर मैं कैपिटल ए लिखूं तो समझ जाना ऑटोसोम है, ठीक है। अलिंग गुणसूत्र है। लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं अपने, ये होते हैं अपने एलोसोम, या फिर इसको अपन सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एलोसोम की संख्या सब में अलग अलग होती है, ये ध्यान रखना। किसी में 12 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, किसी में 11 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, किसी में 32 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, किसी में कितने होते हैं। जैसे मधुमक्खी की बात करूं उसमें 32 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं टोटल, ठीक है, कुल टोटल। अगर मैं बात कर रही हूँ ह्यूमंस के अंदर तो अपने अंदर कितने, 23 जोड़ी गुणसूत्र है। ग्रास ऑपर के अंदर 11 जोड़ी गुणसूत्र। तो ये जो संख्या है वो अलग अलग होती है, ठीक है। और ये समान होगी, ये समान होगी, चाहे नर हो चाहे मादा, उसमें एलोसोम की संख्या जो है ऑटोसोम की संख्या क्या है, समान है, ठीक है। जबकि ये कैसे हो सकते हैं, अलग अलग होते हैं, किसमें, नर में भी और मादा में भी। जैसे देखो अगर मैं नर की बात करती हूँ, किसमें, ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमंस के अंदर नर के अंदर क्रोमोसोम कौन से होते हैं, एक्स और वाई, ठीक है। और अगर मादा की बात करती हूँ तो मादा के अंदर कौन से क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और एक्स। अगर मैं ऐसी बात करती हूँ इंसेक्ट की,
जैसे मैंने ग्रास हॉपर ले लिया, तो ग्रास हॉपर के अंदर एक्सो होता है, मतलब एक गुणसूत्र नहीं होता है इसमें ना, एक्स होता है, एक्सो होता है वो मेल के अंदर होता है, और एक्स एक्स किसके अंदर होता है, फीमेल के अंदर होता है। अगर मैं बात करती हूँ अपने मुर्गी की, मुर्गी ले लेते हैं भैया, तो मुर्गी में ये सिस्टम अलग हो जाता है। मुर्गी में डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स मेल में होता है और जेड डब्ल्यू किसके अंदर होता है, फीमेल के अंदर होता है। तो ये गुणसूत्र क्या है बच्चों, ये है ना नर और मादा में अलग अलग है, नर और मादा में अलग अलग है, ठीक है, याद रखिएगा। लिंग गुणसूत्र नर और मादा में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जबकि ऑटोसोम जो अलिंग गुणसूत्र होते हैं, कायिक गुणसूत्र होते हैं, वो सब में समान होते हैं, चाहे वो नर हो चाहे मादा हो, ठीक है। अब अपन बात करते हैं भाई निर्धारण अगर हो रहा है तो वो किससे हो रहा है। अपन ने बोला कि निर्धारण अगर अपन को करना है लिंग का, तो लिंग का निर्धारण जो है वो कौन से गुणसूत्र करते हैं, लिंग गुणसूत्र करते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा कि लिंग का निर्धारण लिंग गुणसूत्र ही करेंगे। कौन कौन से लिंग गुणसूत्र, जैसे ह्यूमंस में एक्स और वाई, ठीक है, ये एक्स वाई इंसेक्ट्स वगैरह में मिलते हैं, पर अपन जनरली मोस्ट ऑफ, अपन सबका नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। किसी किसी में बेटा क्या होता है, एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से भी लिंग निर्धारण होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो मेल बनेगा, टेम्परेचर कम हो गया तो फीमेल बनेगा, ये सब है ना, किसी किसी में अलग अलग प्रकार का भी होता है। पर अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी, हमारे ह्यूमंस की या फिर मोस्ट ऑफ की अगर हम बात करें, तो उसमें निर्धारण जो होगा वो लिंग गुणसूत्र के थ्रू होगा, ठीक है। और लिंग गुणसूत्र में कौन से गुणसूत्र होंगे, एक्स और वाई। अब ये डिपेंड करेगा कि मेल और फीमेल के अंदर कौन से प्रकार के गुणसूत्र उपस्थित है, ठीक है। तो भाई अगर अपन बात करते हैं सबसे पहले कि कितने प्रकार के गुणसूत्रों का निर्धारण किया जाता है। एक होता है मेल हेट्रोगैमेटी, ठीक है, एक होता है फीमेल हेट्रोगैमेटी, ठीक है, और एक होता है अपना हैप्लॉइड डिप्लॉइड सिस्टम, हैप्लॉइड डिप्लॉइडी। देखो मेल हेट्रोगैमेटी मतलब क्या है कि नर के अंदर, नर में गुणसूत्र जो है, लिंग गुणसूत्र वो अलग अलग है। जैसे देखो अपने अंदर क्या बात होती है, एक एक्स होता है और एक वाई होता है, तो नर के अंदर दो गुणसूत्र हैं, एक्स और वाई दोनों अलग अलग है, जबकि मादा में क्या होंगे, ये समान होंगे। जैसे एक्स और एक्स, नर अपने मादा के अंदर दोनों गुणसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये होता है मेल हेट्रोगैमेटी, जिसमें क्या होते हैं, मेल के जो गैमीट अगर बनेंगे, गैमीट अगर बनेंगे तो गैमीट के अंदर जो गुणसूत्र है वो दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे, दो अलग अलग गैमीट बन रहे हैं, ठीक है। और फीमेल हेट्रोगैमेटी में क्या होगा कि मादा के अंदर जो युग्मक बनेंगे, उस युग्मक में अलग अलग गुणसूत्र बनेंगे या अलग अलग युग्मक बनेंगे। जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ जेड और डब्ल्यू की, ये मुर्गी में होता है, तो मुर्गी में एक युग्मक जेड का वाला होगा, एक युग्मक डब्ल्यू वाला होगा, ठीक है। ऐसे हम हैप्लॉइड डिप्लॉइड सिस्टम क्या है कि भैया अगर हैप्लॉइड कंडीशन आ गई, अगर अगुणित अवस्था आ गई, तो वो जन्म दे रही है किसको, मेल को, नर को। ऐसा किस में होता है, मधुमक्खी में होता है, अगर आपको पता हो तो, ठीक है, उनमें थोड़ा सिस्टम अलग होता है, ठीक है। और अगर डिप्लॉइड कंडीशन है, तो डिप्लॉइड अवस्था जो है वो जन्म दे रही है किसको, मादा को, ठीक है। तो ये होता है किसके अंदर, ये होते हैं तीन प्रकार के लिंग निर्धारण के हैं टाइप। अब ये तीनों की तीनों टाइप अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के टाइप है। पहला वाला है मेल हेट्रोगैमेटी, जिसमें नर युग्मक जो है अलग अलग बनेंगे, मतलब दो टाइप के नर क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं। नर में क्या होंगे, दो प्रकार के क्रोमोसोम उपस्थित है, फीमेल में दो प्रकार के क्रोमोसोम उपस्थित है, तो उसको फीमेल हेट्रोगैमेटी बोलेंगे। और हैप्लॉइड डिप्लॉइड सिस्टम मतलब अगर हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, इसके बेसिस पे भी लिंग निर्धारण हो रहा है, जिसमें अपन बात करते हैं मधुमक्खी का, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों अपन स्टार्ट करने वाले हैं, देखिए जो लिखा हुआ उसको पढ़ लेते हैं अपन थोड़ा सा। देखिए देखिए दूसरी और कुछ शुक्राणु में एक्स गुणसूत्र होता है, कुछ में नहीं। एक्स गुणसूत्र सहित शुक्राणु का निषेचन अंडे मादा द्वारा बनाते हैं, तो एक्स गुणसूत्र रहित शुक्राणु से निषेचित होते हैं, वे नर बन जाते हैं। तो अपन ने बोला कि एक्स सहित वाले गुणसूत्र है तो वो निषेचित होंगे, तो वो क्या बनाएंगे, मादा बनाएंगे, और अगर एक्स रहित वाले हैं तो वो नर बनाएंगे। ये मैं भी समझाती हूँ आपको। इस गुणसूत्र की लिंग निर्धारण में भूमिका होने से इसे लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। देखो लिंग गुणसूत्र जो था वो इसे लिंग गुणसूत्र क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें लिंग गुणसूत्र में उसकी क्या कर रहा है, वो लिंग निर्धारण कर रहा है
किसका? लिंग का, सेक्स का। ठीक है, तो लिंग गुणसूत्र जीवों के लिए लैंगिक गुणों को निर्धारित करते हैं। प्राय जीवों में केवल एक जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र ही पाए जाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि ऑटोसोम की संख्या अलग अलग हो सकती है, पर जबकि लिंग गुणसूत्र है वो एक ही जोड़ी होंगे। एक्स 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 वाई, एक्स ओ एक्स एक्स, जेड वाई, सॉरी जेड डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, है ना। तो अपने क्या आ रहे हैं, एक ही जोड़ी मिलेगा आपको, अलग अलग नहीं मिलेगा, एक ही जोड़ी मिलेगा। जबकि अलिंग गुणसूत्र जो है उसकी संख्या अलग अलग हो सकती है, ऑटोसोम की गुण संख्या अलग अलग हो सकती है। ठीक है, अब अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मेल हेट्रोगैमेटी। इसको अपन एक्सोटाइप भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? एक्सोटाइप। मेल, क्योंकि एक्सोटाइप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेल के अंदर की बात हो रही है। बात किसकी हो रही है? मेल की। कि भैया मेल के अंदर क्या है, दो प्रकार के क्रोमोसोम है, एक एक्स है और एक ओ है। मतलब ओ मतलब क्रोमोसोम नहीं है जिसपे एक्स गुणसूत्र नहीं है। ठीक है, इसको एक्सो इसलिए बोला है क्योंकि ये मेल हेट्रोगैमेटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जो इसमें मेल होता है बच्चों उसमें मिलता है एक्स और ओ गुणसूत्र, और जो इसमें फीमेल होती है बच्चों उसमें मिलता है एक्स एक्स गुणसूत्र, जैसे अपने अंदर फीमेल में होता है। इसमें टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 16 + 17, है ना, एक्सो। तो ये तो हो गया मेल का, और इसके अंदर कितने होंगे फीमेल में? 16 + एक्स एक्स। तो अगर आप इससे क्या बनाओगे, अब गैमीट बनाओगे, देखो इनका संकरण करा रहे हैं अपन, गैमीट बनाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 8 + एक्स, 8 + ओ। ठीक है, इससे बनाओ 8 + एक्स और इससे बनाओ 8 + ओ। अब मैं इसको चेकर बोर्ड से थोड़ा बना देती हूँ ताकि आपको इजी रहेगा। ठीक है, देखिए ये अपने मेल है, ये फीमेल है। मैंने आपको यही सिखाया था कि मेल के गुण युग्मक है वो ऊपर लिखे जाते हैं। तो यहाँ अपन लिख रहे हैं 8 + एक्स और 8 + ओ। इधर अपन लिख रहे हैं 8 + एक्स और 8 + एक्स। ठीक है, अगर ये दोनों मिलते हैं 8 + एक्स और 8 + एक्स तो क्या बन रहा है बच्चों? 16 + एक्स एक्स बन रहा है। ठीक है, अगर ये दोनों मिलते हैं तो 8 + एक्स, इधर भी 8 + एक्स, तो क्या बन रहा है? 16 + एक्स एक्स बन रहा है। ठीक है, इधर देखो अगर ये मिलते हैं तो यहाँ क्या बन रहा है? 8 + ओ, 8 + एक्स। एक सेकेंड, और ये क्या बना रहा है? 16 + एक्स ओ बना रहा है। ठीक है, इधर भी देखो 8 + ओ, 8 + एक्स, और ये भी क्या बना रहा है? 16 + एक्स ओ बना रहा है। अब देखो अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम होंगे तो वो बताएगा कि भैया मादा है। अगर एक्स ओ क्रोमोसोम है तो वो दिखा रहा है कि नर है। तो 50% चांसेस ये मादा बनी, ये मादा बनी, ये क्या है? नर, और ये क्या है? नर। तो 50% चांसेस क्या है नर बनने के, और 50% चांसेस क्या है मादा बनने के। ये सब में सेम होता है, अगर लिंग निर्धारण किया जाए तो सब में सेम होता है कि भाई ये जो चांसेस होंगे, ये तो अपना क्या बना? स्पर्म। ये तो अपने क्या बने? स्पर्म बनेंगे मेल से, और ये अपने क्या बनेंगे? ओवा बनेंगे। तो ये तो शुक्राणु है। ठीक है, शुक्राणु के अंदर और अंडाणु के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो जब युग्मक बनते हैं तो एक इनमें क्या होते हैं? आधे आधे होते हैं। हमेशा याद रखना लिंग निर्धारण में पहले क्या होगा? मियोसिस होगा, याद हो तो। ठीक है, मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होंगे? दो युग्मक बनेंगे। जिसके अंदर एक एक्स कम होता है वो नर बनाता है, जिसके अंदर दोनों एक्स उपस्थित होते हैं मादा बनाती है। ठीक है, ऐसा ही लिंग निर्धारण किसके अंदर होता है? अपने अंदर होता है। तो ये लिंग निर्धारण किसका है बच्चों? ग्रास हॉपर का है। किसका है? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर का आप देखोगे तो इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? 17 जोड़ी। ठीक है, टोटल 17 होते हैं, जिसमें एक जोड़ी क्या होते हैं? अपने लिंग गुणसूत्र होते हैं, और 16 जोड़ी क्या होते हैं? अपने अलिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अब देखिए अब अपन बात कर रहे हैं ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमन के अंदर लिंग निर्धारण। ठीक है, इनमें क्या होता है बच्चों? जो मेल होता है अपने अंदर मेल में क्या होते हैं? 44 + एक्स एक्स क्रोमोसोम, एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं? 44 + एक्स वाई। अगर फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में बच्चों क्या होते हैं? 44 + एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अपन भी मेल हेट्रोगैमेटी के अंदर ही आते हैं। ठीक है, अगर आप इससे युग्मक बनाओगे तो यहाँ क्या बनेगा? 22 + एक्स, ये अपने स्पर्म है, और यहाँ 22 + वाई,
तो ये भी 2 प्रकार के स्पर्म बना रहा है, तो 2 प्रकार के युग्मक बन रहे हैं, इसीलिए इसको मेल हेट्रोगैमेटी कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रकार के युग्मक, एक में एक्स जा रहा है, एक में वाई जा रहा है, जबकि फीमेल के अंदर जो बन रहे हैं उसमें दोनों क्या है, समान ही है। ठीक है, अंडाणु दोनों क्या है, समान। शुक्राणु तो अलग हो गए, पर अंडाणु क्या है, समान बन रहे, सेम। ठीक है, अगर अपन चेकर बोर्ड बनाते हैं, देखिए ये किसको इंडिकेट कर रहा है, मेल को, इधर वाले फीमेल को। इधर कितना बनेगा, 22 प्लस एक्स है और 22 प्लस वाई है। इधर क्या है बच्चों, 22 प्लस एक्स एक्स, क्योंकि दोनों ही सेम है। अगर आप इसको देखोगे तो एक गुणसूत्र बना 20 प्लस एक्स और ये रहा 22 प्लस एक्स, तो टोटल क्या बनेगा, 44 प्लस एक्स एक्स बनेगा। इधर देखो 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, यहाँ भी क्या बनेगा, 44 प्लस एक्स एक्स। ठीक है, इधर देखिए, इधर 22 प्लस एक्स, ठीक है, और 22 प्लस वाई, क्या बन रहा है, 44 प्लस एक्स वाई। इधर देखो 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, क्या बना रहा है, 22 प्लस एक्स वाई बना रहा है, सॉरी 44 प्लस एक्स वाई बना रहा है। तो जिसके अंदर दोनों एक्स प्रेजेंट है वो तो अपनी क्या हो गई, मादा, और जिसके अंदर एक्स वाई उपस्थित है वो क्या हो गए, नर। मतलब जिसके अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम उपस्थित है वो बनाता है मादा, और जिसके अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं वो बनाते हैं नर। और कितने चांसेस है भाई, 50% नर बनने के चांसेस है, 50% मादा बनने के चांसेस है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अपने अंदर 44 तो ऑटोसोम्स होते हैं, क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, और एक जोड़ी जिसमें एक्स एक्स तो क्या होते हैं, मादा के अंदर उपस्थित होंगे, और एक्स वाई किसके अंदर होंगे, नर के अंदर उपस्थित होंगे। तो ये तो होते हैं लिंग गुणसूत्र, और ये लिंग ही गुणसूत्र डिसाइड करते हैं कि नर बनेगा या मादा बनेगी। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। ये था ह्यूमंस के अंदर। अब अपन बात करते हैं किसके अंदर, अब अपन बात करते हैं फीमेल हेट्रोगैमेटी की। देखो जैसे अपन ने बात करी कि अगर मेल हेट्रोगैमेटी है तो उसके अंदर बच्चों क्या हो रहा था, उसके अंदर ये हो रहा था कि भाई मेल जो होगा, मेल से क्या होंगे, गुणसूत्र क्या हो रहे हैं, अलग अलग 2 युग्मक बन रहे हैं, तो दोनों युग्मक में क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, युग्मक क्या होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। अगर अपन फीमेल हेट्रोगैमेटी की बात करते हैं तो यहाँ पे फीमेल के युग्मक क्या होंगे बच्चों, अलग अलग होंगे। देखिए अगर मैं फीमेल हेट्रोगैमेटी की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे फीमेल हेट्रोगैमेटी में क्या होंगे, युग्मक अलग अलग होंगे। देखिए फीमेल हेट्रोगैमेटी में जैसे अपन बात कर रहे हैं मुर्गी, मुर्गी तो जानते होंगे आप, है ना। मुर्गी के अंदर क्या होता है, किस टाइप का होता है, ZWZZ टाइप का होता है। ठीक है, ZWZZ, इसका मतलब क्या है, इसको ZW टाइप भी बोलते हैं। अब ZW टाइप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ZW होता है किसके अंदर, मुर्गी के अंदर, फीमेल के अंदर। ठीक है, और अपना ZZ टाइप किसके अंदर होता है, मेल के अंदर। किसके अंदर होता है, मेल के अंदर। तो याद रखिएगा कि जो अपना ZW है वो जो गुणसूत्र है अलग अलग प्रकार के अंडाणु बनाएंगे, वो किसके अंदर उपस्थित है, फीमेल के अंदर, मादा के अंदर। ठीक है, और जिसमें दोनों गुणसूत्र क्या है, सेम है, वो किसके अंदर होंगे, नर के अंदर। अब यहाँ पे अंडाणु अगर बनेंगे तो एक अंडाणु के अंदर Z होगा, एक अंडाणु के अंदर W होगा। अगर शुक्राणु अगर बनेंगे तो दोनों के अंदर क्या उपस्थित होगा, ZZ सेम समान गुणसूत्र उपस्थित होंगे। तो अगर अब मैं क्या कराऊं, इसके अंदर कराते हैं अपन लिंग निर्धारण। देखिए तो ऑटोसोम हो गए अपने पास में, ठीक है, और इसके अंदर हो गया ZW, तो ये तो क्या है, मादा। ठीक है, इसका किसके साथ क्रॉस करा रहे हैं अपन, जिसमें दोनों गुणसूत्र समान है, ये हो गया नर। जब आप इनका गुणसूत्र का क्या कराओगे, जब इनमें निषेचन कराओगे तो निषेचन के समय बनने वाली वो है बनने वाला जो है उत्पाद वो क्या बनेगा, देखिए अपने यहाँ पे युग्मक बनाते हैं अपन। ठीक है, युग्मक क्या होगा, A+Z और A+W। ठीक है, यही होगा। और इधर युग्मक क्या होगा, A+Z
और A प्लस Z। यहाँ पे युग्मक समान है, किसके अंदर, नर के अंदर शुक्राणु क्या बन रहे हैं, समान बन रहे हैं, जबकि मादा के अंदर क्या हो रहे हैं, शुक्राणु क्या बन रहे हैं, अलग अलग बन रहे हैं, है ना। तो अब अपन कराएंगे भाई चेकर बोर्ड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, चेकर बोर्ड। देखिए नर को यही लिखते हैं, मैंने पहले ही सिखाया था आपको, और मादा ऐसे लिखी जाती है। तो यहाँ लिखेंगे अपन दोनों युग्मक क्या है, समान वाले, क्योंकि नर ये कौन सी है, फीमेल हिट्रोगैमेटी है, मतलब यहाँ पे फीमेल में गुणसूत्र किस अलग अलग है, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया, A प्लस, एक में W और A प्लस Z। देखो अगर ये दोनों युग्मक एक ही पीढ़ी में जाते हैं तो ये बनाएंगे A प्लस Z। अगर इसमें से ये दोनों युग्मक अगर एक ही पीढ़ी में जाते हैं तो ये बनाएंगे A प्लस ZW, ठीक है। अगर ये दोनों गुणसूत्र एक ही पीढ़ी में जाते हैं तो ये दोनों युग्मक बनाएंगे A प्लस ZZ। और अगर ये वाले गुणसूत्र अगर एक ही पीढ़ी में जाते हैं तो ये बनाएंगे A प्लस ZW। देखिए ZZ है, मतलब ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, नर को। ZW है तो ये प्रदर्शित किसको कर रहा है, मादा को। ZZ है, नर को प्रदर्शित कर रहा है। ZW है, मादा को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों, अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी, 50% तो क्या बन रहे हैं, नर बनते हैं, और 50% क्या बनती है, मादा बनती है, ठीक है। समझ आ रही है, 50% नर और 50% मादा। अच्छा एक बात बताओ, इसमें मादा बनना किस पे डिसाइड हो रहा है, मादा बनना डिसाइड हो रहा है किस पे, यहाँ पे मुर्गी पे। जैसे अपने अंदर क्या होता है, नर का निर्माण करना या फीमेल का निर्माण करना किस पे डिसाइड होता है, अपने ह्यूमंस में, मेल्स पे होता है। पर यहाँ पे आप देखोगे तो युग्मक किसके अलग जा रहे हैं, मादा में युग्मक अलग जा रहे हैं। तो मादा अगर बनानी है तो उसके लिए W जरूरी है, और W वाला जो युग्मक है या W वाला गुणसूत्र जो है वो किसके पास उपस्थित है, मादा के ऊपर। तो भाई मुर्गी अगर बनानी है, मुर्गा नहीं बनाना है, तो मुर्गी बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि मुर्गी के पास से कौन सा वाला गुणसूत्र आना चाहिए, W वाला गुणसूत्र आना चाहिए, क्योंकि W ही अलग है, क्योंकि ZZ तो दोनों सेम है। अगर ZZ मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, नर बन जाएगा। तो जैसे अपने अंदर क्या होता है, अगर मेल बनना है या फीमेल बनना है, ये सब किस पे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है मेल के ऊपर, कि भाई मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, क्योंकि उनके अंदर Y क्रोमोसोम अलग होता है। जैसे अपने अंदर क्या है, अपने अंदर क्या उपस्थित है, अपने अंदर XX उपस्थित है। अगर मैं हूं, मैं फीमेल हूं, तो मेरे अंदर क्या है, XX क्रोमोसोम उपस्थित है, ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूँ मेल की, तो मेल के अंदर क्या होंगे, XY उपस्थित होंगे। तो उससे दो प्रकार के युग्मक बन रहे हैं, X और Y। तो Y गुणसूत्र जो है वो डिसाइड कर रहा है कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, ठीक है। तो ऐसे इनके अंदर कौन डिसाइड कर रहा है, W वाला गुणसूत्र डिसाइड कर रहा है कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के। देखो इसमें, देखो डायग्राम में आपको दिखा देती हूँ। देखिए मेल बर्ड है और ये फीमेल बर्ड है, ठीक है। मेल के अंदर क्या होंगे, दोनों Z है, और फीमेल के अंदर क्या होंगे, एक W है। जैसे अपने अंदर X क्रोमोसोम होता है, वैसे यहाँ पे W वाला है, ठीक है। अगर आप देखोगे स्पर्म के अंदर दोनों स्पर्म क्या है, सेम है, दोनों स्पर्म के अंदर क्या है, युग्मक सेम है। जबकि ओवा के अंदर दोनों ओवा क्या है, अलग अलग है। ये ओवा अलग है, एक में W है, एक में Z है। जब इनका क्या कराएगा, फर्टिलाइज करा गया, तो अगर आप देखोगे चेकरबोर्ड के हिसाब से, तो मेल बनने की और फीमेल बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 50% है। मेल भी 50%, फीमेल भी 50%, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, ये देखो, ये तो पता होगा ना कि मुर्गा और मुर्गियों का कैसे जानना है ना। मुर्गे की कलंगी होती है, ये तो पता है। तो देखिए यहाँ पे मेल अगर आप देखोगे, मेल में Z और W सेम, यहाँ पे सॉरी मेल फीमेल में Z और W होता है, और मेल में Z। अगर ZZ आ रहा है तो वो किसके इंडिकेट कर रहा है, नर को, और अगर ZW आ रहा है तो वो किसके इंडिकेट कर रहा है, फीमेल को, ठीक है, याद रखिएगा। अब अपन बात करते हैं हैप्लॉइड डिप्लॉइड सिस्टम। देखिए हैप्लॉइड डिप्लॉइड सिस्टम तो बिल्कुल अलग है, ठीक है, ना तो उसमें मेल डिसाइड होगा ना फीमेल डिसाइड होगा, जैसे अपन बात कर रहे हैं। हैप्लॉइड डिप्लॉइड सिस्टम एक्चुअल में है क्या, अगुणित और द्विगुणितता, ठीक है। अगुणित मतलब हैप्लॉइड, द्विगुणित मतलब डिप्लॉइड। ये अपन को पता है कि भाई हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है, पहले तो ये बताओ। हैप्लॉइड मतलब क्या होता है, अगुणित, गुणसूत्र का आधा, गुणसूत्र क्या, एक जोड़ी गुणसूत्र का आधा। मैं अगर बोल रही हूँ कि भाई मेरे पास में, जैसे हमारे अंदर क्या होता है 46, तो उसका अगर मैं आधा कर दूं तो ये क्या है, मेरा हैप्लॉइड है, ठीक है। और द्विगुणित मतलब क्या होता है,
द्विगुणित मतलब होता है 2n, ठीक है, क्या होता है 2n, हैप्लॉइड क्या होता है n। अगर मैं इसका आधा कर दूं तो द्विगुणित क्या होता है, ये एक सेकेंड, 2n मतलब 46 क्रोमोसोम मेरे लिए द्विगुणित है, ठीक है, ये द्विगुणित अवस्था है। तो ये मधुमक्खी में क्या होता है, तो मधुमक्खी भाई हमारी थोड़ी सी अलग है, ये अलग प्रकार की है। इसके अंदर मिलते हैं 32 क्रोमोसोम। कितने मिलते हैं, 32 क्रोमोसोम। जैसे अपने अंदर 46 है, इसके अंदर 36 जोड़ी क्रोमोसोम उपस्थित है, ठीक है। इस 36 नहीं, 32 जोड़ी क्रोमोसोम उपस्थित है, 32 जोड़ी क्रोमोसोम उपस्थित है। अब इसके अंदर लिंग निर्धारण कैसे होता है, देखो इसके अंदर 3 जने मिलते हैं। मधुमक्खी को अगर आप देखोगे, हनी बी को आप देखोगे तो उसमें 3 जने आपको मिलेंगे। एक तो मिलता है ड्रोन, है ना, जो अपना नर होता है। एक मिलती है हनी बी अपनी, जो अपनी मादा होती है, ठीक है। और एक अपना मिलती है वर्कर, वर्कर जो काम करते हैं, ये भी मादा ही होती है वैसे तो, ठीक है। ये हनी बी जो है अपनी, ये अपनी क्वीन होती है। कौन होती है, क्वीन, ठीक है। एक क्वीन होती है, बस एक छत्ते में एक ही क्वीन मिलेगी, ठीक है। अब ये भी मादा है भाई, ये 2 मादा बन रही है और एक ही ड्रोन बन रहा है। अब इसमें 3 प्रकार कैसे बन जाते हैं कि वही वर्कर्स अलग हो रहे हैं, मेल अलग हो रहा है, फीमेल अलग हो रहा है, तो इसके पीछे कोई तो साइंस होगी, ठीक है, कुछ तो होगा। तो इसके पीछे क्या है वो देखते हैं। देखो तो मधुमक्खी के अंदर क्या होता है, हनी बी के अंदर क्या होता है, कितने, 32। अगर 32 क्रोमोसोम है, वो 32 क्रोमोसोम में क्या होगा, मियोसिस होगा। तो मियोसिस से 16 गुणसूत्र इधर और 16 गुणसूत्र इधर, ठीक है। अगर मान लो इस 16 गुणसूत्र में आगे जाके निषेचित ही ना हो, निषेचित नहीं हो, अगर ये 16 गुणसूत्र निषेचित नहीं होते हैं, मैंने क्या बोला, अगर ये 16 गुणसूत्र वाला जो युग्मक है, ये युग्मक बना है मादा से, किससे बनाई है, मादा से, फीमेल क्वीन से बनाई है। किससे बनाए, क्वीन है, क्वीन डिप्लॉयड है, क्वीन से बने 2 युग्मक। क्या बने, 2 युग्मक, ठीक है। इधर लिख देती हूँ मैं, इधर ना लिख के इधर लिख देते हैं, ठीक है। फीमेल के अंदर कितने जोड़ी गुणसूत्र है बेटा, 32। उस 32 में से 16 और 16 ये 2 युग्मकों में चले गए। अगर इस युग्मक का निषेचन में भाग नहीं ले रहा है, ये निषेचन में भाग नहीं ले रहा ना, निषेचन हो रहा है, ठीक है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस। याद हो तो कुछ पढ़ा है पार्थेनोजेनेसिस जैसा। देखो अनिषेक जनन मतलब क्या होता है, बिना निषेचन के उत्पन्न संतति, बिना निषेचन के संतति उत्पन्न हो रही है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, अनिषेक जनन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनिषेक जनन। संतति क्या हो रही है, बिना निषेचन के उत्पन्न हो रही है, उसमें कोई नर और मादा युग्मक का संलयन नहीं हो रहा है, तो इसे अपन अनिषेक जनन बोलेंगे। तो अगर यहाँ पे अनिषेक जनन होता है तो ये निर्माण करता है किसका, नर का, ड्रोन का। किसका निर्माण करेगा, ड्रोन। ड्रोन जो है, नर जो है, वो अनिषेक जनन से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और वे बेटा कैसे होते हैं, फर्टाइल होते हैं, स्टेराइल नहीं होते हैं, ध्यान रखना। फर्टाइल मतलब ये क्या करेंगे, ये क्या करते हैं, संतति उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लो इनके साथ में, इन 16 के साथ में 16 और आ जाए, मतलब ये तो क्या था, अंड कोशिका थी, और अब नर युग्मक आ जाए, ठीक है, तो वापस क्या बन जाएंगे, 32 गुणसूत्र बन जाएंगे। और 32 गुणसूत्र बन गए। अब इनको अगर मान लो इन 32 गुणसूत्र के आधे ये रहे, 32 सॉरी आधे गुणसूत्र, 32 ये वाली संतति है, आधी 32 ये वाली संतति है। ऑफस्प्रिंग जो है वो 2 है भैया। अगर इस ऑफस्प्रिंग को मैंने रॉयल जेली खिला दी, अगर मैं इसको न्यूट्रिशन रॉयल जेली वाला दे रही हूँ, है ना, बिल्कुल रॉयल, अगर रॉयल तरीके से मैं इसको रॉयल जेली होती है, हनी बी में क्या होता है बच्चों, एक रॉयल जेली होती है, ठीक है, एक तरह से उनका फूड है वो रॉयल जेली। अगर वो उसको खिलाते हैं, वो अंड जो निषेचित होने के बाद में जो बनने वाले हैं, बन रहे हैं, उन्हें अगर रॉयल जेली खिलाई जाती है, तो ये हमारी बन जाती है क्वीन। क्या बन जाती है, क्वीन। और ये फर्टाइल होती है, याद रखना, क्वीन क्या होगी, फर्टाइल। तो ये हमारी क्वीन बना ली इन्होंने, इसको रॉयल जेली खिला खिला के क्या बना ली, क्वीन बना ली। पर अगर इसको इन्होंने
क्या करा, बी ब्रेड खिला दी। बी ब्रेड इनका खाना है ना, नॉर्मल जनों का, वर्कर हमारे, है ना। तो वर्कर को अगर इन्होंने बी ब्रेड खाई, रॉयल जेली नहीं खिलाई, तो ये क्या बन जाएंगे, वर्कर बन जाएंगे। और ये बच्चों स्टेराइल होंगे, बंदे होंगे, मतलब ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ये ऑफस्प्रिंग नहीं बना सकते। तो वर्कर हमारे क्या होते हैं, बंदे होते हैं, ठीक है। अब देखो हमने क्या पढ़ा, हमने बोला कि भाई क्वीन थी, क्वीन ने क्या किया, युग्मक बनाए, 2 युग्मक बने। 2 युग्मक में से अगर किसी एक युग्मक को मान लो निषेचन नहीं कराया गया और निषेचन के बिना ही वो क्या हो गया, आगे की तरफ ऑफस्प्रिंग बना ली, तो वो बनाएगा अनिषेक जनन से क्या बनाएगा, नर, है ना। और अगर मान लो कि निषेचन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, निषेचन हुआ, और निषेचन के बाद जो संतति बनी, ये युग्मक संतति बनी, उस संतति को अगर वो क्या खिलाएगी, रॉयल जेली, तो रॉयल जेली खिलाने पे क्या बना लेगी, वो क्वीन बना लेगी। और अगर उस संतति को रॉयल जेली नहीं खिलाएगी, बी ब्रेड खिला दिया आपने उसको, नॉर्मल रखा उसको, ठीक है, तो वो क्या बनेगी, वो अपनी वर्कर बन जाएगी, बंदे बन जाएगी। तो हनी भी 3 प्रकार की होती है, ठीक है, हनी भी 3 प्रकार से होती है भाई, ठीक है। एक तो होता है ड्रोन, और एक अपनी होती है क्वीन, और एक होती है अपने वर्कर, ठीक है। ये कैसे बनते हैं, इनमें होता है पार्थेनोजेनेसिस, अनिश्चित, और ये बनती है निषेचन से। ये दोनों किससे बन रहे हैं, निषेचन से बन रहे हैं, परंतु अनिषेक जनन से बनेगा तो ये कैसा बनेगा, अगुणित ही बनेगा, ठीक है। और इससे बनने वाली संतति भी क्या होगी, अगुणित ही होगी। इससे अगर युग्मक बनेंगे तो वो कैसे बनेंगे, अगुणित ही बनेंगे। और अगुणित अगर इसको युग्मक बनाने हैं तो बच्चों अब इसमें मियोसिस नहीं होगा, क्या होगा, इसमें होगा समसूत्री, याद हो। तो देखो नर युग्मक है, समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं, याद रखना, ठीक है। क्योंकि ये पहले से ही अगुणित अवस्था में, अगुणित का अगर समसूत्रीकरण आपने कराया तो वो अगुणित युग्मक ही बनाएगा, ठीक है। पर अगर आपने उसका क्या करा दो, अर्धसूत्री करा दिया, तो 16 के 8 गुणसूत्र रह जाएंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ये क्या करता है, अनिश्चित जनन से पहले तो नर बन गए, क्या बन गए, नर बन गया। अब उस नर में अगर आपको युग्मक बनाने हैं तो वो क्या बनाएगा, अगुणित अवस्था में ही युग्मक बनाएगा, अगुणित से क्या करेगा, समसूत्री विभाजन से युग्मक का निर्माण करेगा। इसके अंदर क्या होता है, निषेचन के बाद मादा बनती है, और मादा क्या करती है, 2 भाग में बट जाती है, एक तो होती है क्वीन और एक होती है वर्कर। किसके हिसाब से, रॉयल जेली खा ली तो वो अपनी क्वीन बन गई, रॉयल जेली नहीं खाई बेचारी ने तो वो वर्कर बन गए हमारे, है ना, जैसे सौतेले जैसे व्यवहार करेंगे इनसे, ठीक है। तो अगर क्वीन जो है, क्वीन हमेशा याद रखना निषेचन करेगी तो 32 क्रोमोसोम को अगर आधे आधे कर रही है तो 16 और 16, अगर वो 2 क्या करेगी तो अर्धसूत्री विभाजन करेगी। तो यहाँ पे युग्मक निर्माण के लिए क्वीन के अंदर तो क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। पर अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी, फीमेल, मेल की, तो मेल के अंदर क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि मेल और फीमेल में क्या होता है, ठीक है। देखिए जरा देखिए इधर डायग्राम, देखिए डिप्लॉइड अवस्था है, डिप्लॉइड में क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, तो एन हैप्लॉइड, हैप्लॉइड गुणसूत्र बन रहे हैं। अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन एन ये क्या बना लेगा, नर बना लेगा। और अगर हैप्लॉइड से क्या हुआ है, मेल जो है, मेल किससे थ्रू बन रहा है, हैप्लॉइड है, माइटोसिस कर रहा है, मतलब समसूत्री विभाजन कर रहा है। और समसूत्री विभाजन से हैप्लॉइड मतलब हैप्लॉइड क्या बन रहे हैं, नर युग्मक बन रहे हैं। और वो नर युग्मक क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो वापस कौन सी अवस्था आ रही है, 2n अवस्था आ रही है, ठीक है। देखिए एक और अवस्था दिखा देती हूँ मैं आपको, देखिए अनफर्टिलाइज क्या होते हैं, मेल होते हैं, फर्टिलाइज क्या होती है, फीमेल। बस ये ध्यान रखना, जीनोटाइप और एक्सेस फूड होगा तो वो क्वीन बन जाएगी अपनी। और जीनोटाइप और रेस्ट्रिक्टिव फूड, देखो एक्सेस फूड मतलब क्या हो गई, रॉयल जेली, रॉयल जेली मिली तो वो अपनी क्वीन बन गई। और अगर रेस्ट्रिक्टिव फूड मिला तो वर्कर बन गई। अब ध्यान रखना, जो मेल होता है वो फर्टाइल होता है, क्या कर सकता है, जननक्षम है, मतलब जनन कर सकता है, ठीक है। क्वीन जो है वो भी जननक्षम है, फर्टाइल है, ये भी क्या कर सकती है, जनन कर सकती है। पर जो वर्कर होते हैं बच्चों, वर्कर बंदे होते हैं, स्टेराइल होते हैं, ये क्या नहीं कर सकते, आगे नई संतति को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा लिंग निर्धारण भाई, है ना। ये लिंग निर्धारण अपने किस किस में पढ़ लिया, देखो, ठीक है।
सबसे पहले अपन ने मेल हेट्रोगैमेटी पढ़ा। मेल हेट्रोगैमेटी मतलब क्या होगा, नर के अंदर विषम युग्मक का निर्माण होना। ठीक है, विषम युग्मक मतलब दो प्रकार, अलग अलग प्रकार के, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा, इंसेक्ट्स के अंदर देखोगे तो नर युग्मक में हेट्रोगैमेटी मिलेगी। और कौन सा टाइप पढ़ा है अपन ने, एक्सओ टाइप पढ़ा है। एक्सओ क्यों बोला, क्योंकि एक्सओ किसको इंडिकेट कर रहा है, मेल को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और इसमें एक में क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है, एक में नहीं होता है। ठीक है, दूसरा अपन ने किस प्रकार का पढ़ा, दूसरा अपन ने अपने अंदर भी पढ़ लिया। तो ये किसके अंदर है, ह्यूमन। ह्यूमन भी किसके अंदर आते हैं, मेल हेट्रोगैमेटी के अंदर आते हैं। ठीक है, दूसरा अपन ने पढ़ा, ये अपना था फीमेल हेट्रोगैमेटी। दूसरे टाइप का क्या था, फीमेल हेट्रोगैमेटी। अगर आप इसको बोलोगे तो इसको अपन जेड डब्ल्यू टाइप भी बोल सकते हैं। ठीक है, जेड डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। इसमें याद रखना कि जेड अगर होगा, जेड और डब्ल्यू ये इंडिकेट करता है किसको, फीमेल को। तो इससे दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक तो जेड वाला और एक डब्ल्यू वाला। ठीक है, और जो अपना जेड जेड है वो इंडिकेट किसको कर रहा है, नर को, मेल को। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा। फिर अपन ने पढ़ा कि भाई इसके अंदर हैप्लॉइड डिप्लॉइड सिस्टम में क्या होता है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड सिस्टम में गुणित और अगुणित अवस्था के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है कि पेरेंट्स और पेरेंट्स की अगर बात करते हैं, जिसमें मेल और फीमेल की बात करते हैं, तो मेल तो क्या अपना होता है, हैप्लॉइड होता है, पर फीमेल डिप्लॉइड होती है। फीमेल जो युग्मक बनाएगी वो हैप्लॉइड होंगे, और मेल जो युग्मक बनाएगा वो भी हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, वो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है, थोड़ा अपन इसको पढ़ लेते हैं, बाकी अपन इसका कल पूरा पढ़ेंगे। उत्परिवर्तन। ये क्या है, उत्परिवर्तन। थोड़ा इस टॉपिक को मैं समझा देती हूँ आपको। इसको बोलते हैं अपन म्यूटेशन। क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। उत्परिवर्तन एक्चुअल में है क्या, उत्परिवर्तन मतलब बच्चों ये होता है कि अगर मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि जब अपना डीएनए बनता है, डीएनए क्या होता है, बनता जाता है, तो उस समय क्या होता है, डीएनए में कहीं पे डैमेज हो जाता है ना। तो अब ये डिपेंड करता है, जैसे मान लो एक तो डीएनए में डैमेज हो जाए, या फिर मैं अगर बात कर रही हूँ कि ना क्या कहते हैं, हमारा गुणसूत्र था, गुणसूत्र में से एक गुणसूत्र गायब हो गया। कब गायब हो गया, जब विभाजन कर रहा था, विभाजन के दौरान गुणसूत्र आया ही नहीं, कॉपी पेस्ट ही नहीं हुआ, है ना। तो ये सब होता है म्यूटेशन। तो इन सब की वजह से जो अपने अंदर चेंजेस आ जाते हैं उसे अपन बोलते हैं म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। ठीक है, क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन। अब ये उत्परिवर्तन जो वर्ड है ये जरूरी भी क्यों है ये भी समझ लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था धीरे धीरे हम जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट के चेंज होने की वजह से हमारी बॉडी में उत्परिवर्तन होना जरूरी भी है, क्योंकि ताकि क्या होगा कि हम कुछ नई चीजें अडेप्ट करेंगे। नई चीजें अडेप्ट करेंगे मतलब हम नई चीजों की तरफ जाएंगे। अगर अपन बात करते हैं जैसे एनवायरमेंटल चेंज नहीं होंगे तो हमारी बॉडी उस हिसाब से ही काम करेगी, और अगर हमारी बॉडी उस हिसाब से काम नहीं करेगी तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारी जो क्षमता है, इम्यूनिटी, वो डाउन हो जाएगी। अब जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना के टाइम पे क्या हुआ, लोगों ने इम्यूनिटी बढ़ाना स्टार्ट कर दी अपनी फटाफट, है ना। क्यों करा, क्योंकि हमें क्या करना था, सर्वाइव करना था। तो हम अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट क्या करते हैं, अपने आप को सर्वाइव करते हैं। जो भी कंडीशन आसपास चल रही है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे हैं, खुद को उसके अकॉर्डिंग ढाले जा रहे हैं, है ना। सर्वाइव करना चाह रहे हैं एक तरह से अपन। तो सर्वाइव करने के लिए, इस एनवायरनमेंट में चेंजेस के अकॉर्डिंग सर्वाइव करने के लिए हमारे उत्परिवर्तन जरूरी है, उत्परिवर्तन होना जरूरी है। ठीक है, अब उत्परिवर्तन जो है वो करवाने वाला कौन होता है, उत्परिवर्तक होता है। क्या होता है, उत्परिवर्तक, म्यूटेंट बोलते हैं। उत्परिवर्तन करवाने वाले क्या होते हैं, म्यूटेंट्स होते हैं। अब ये म्यूटेंट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे देखिए वातावरणीय कारक हो सकते हैं, जैसे मैंने बोलिया एक्स रेज हो गई, गामा रेज हो गई, यूवी रेज हो गई, है ना। आसपास अगर मैं बोलूं कुछ केमिकल्स हो गए, जैसे इथिडियम ब्रोमाइड हो गया, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे केमिकल्स हैं जो अपन को इफेक्ट डालते हैं। तो जरूरी नहीं है कि उत्परिवर्तन अपने केमिकल ही हो, उत्परिवर्तन वातावरण की वजह से भी होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो ज़्यादा देर तक है ना एक्स रेज के अगर उसमें आ रहे हो कॉन्टेक्ट में, अगर आपने देखा हो तो सोनोग्राफी वगैरह की भी लिमिट होती है। आप रेगुलर सोनोग्राफी नहीं करा सकते, धीरे धीरे आपकी बॉडी में चेंजेस आने लगेंगे, नहीं तो म्यूटेशन आ जाएंगे। ठीक है, तो एक्स रेज हो गई, गामा रेज हो गई, ये सब है ना अपन बार बार नहीं करा सकते कि मैं बोलूँ कि भाई मैं तो MRI हर महीने कराऊंगा, हर महीने कराऊंगा, हर महीने कराऊंगा, एक्सरे में हर महीने कराऊंगा। तो ये सब चीज़ें बेटर क्या डालती हैं, धीरे धीरे हमारी बॉडी पे अफेक्ट करती हैं। अफेक्ट कैसे करती हैं, हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस ला देती है।
हमारी बॉडी के अंदर म्यूटेशन कर देती हैं। क्या कर देती हैं? म्यूटेशन। मतलब क्या है कि हमारे न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला में या हमारे गुणसूत्र में चेंज कर देती हैं। अब म्यूटेशन जो है वो कैसे होता है? जैसे मान लो मैंने ये बनाई A C G C G G G C C G U A C, ठीक है। तो ये 3-3 के कोड है। ये 3-3 के कोड किसी ना किसी अमाइनो एसिड को लाने का काम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को लाने का काम कर रहे हैं। जैसे ये एक अमाइनो एसिड को ला रहा है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है। अगर मान लो इसमें अगर मैं चेंज कर दूं ACG की जगह मैंने AUG लिख दिया, ठीक है। तो ये जिस अमाइनो एसिड को नहीं ला रहा था, मतलब ये पहले नंबर के अमाइनो एसिड को ला रहा था, तो ये मान लो ये 8वें नंबर के अमाइनो एसिड को लिया है उठा के, ठीक है। तो अगर आपने कोड में जरा सी भी चेंज हो गई, देखो C की जगह बस मैंने U करा, C की जगह U करते ही कोड चेंज हो गया, और कोड चेंज हो गया तो अमाइनो एसिड चेंज हो गया, और अमाइनो एसिड चेंज हो गई तो इससे बनने वाली प्रोटीन की श्रृंखला में चेंज हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था सिकल सेल एनीमिया वगैरह हो जाता है। तो ये सब कैसे होते हैं, है ना? ये सब इसी वजह से होते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में अगर जरा सा भी चेंज हुआ, तो ये दो प्रकार, न्यूक्लियोटाइड में जरा सा भी चेंज हुआ तो हमारी प्रोटीन श्रृंखला चेंज हो जाएगी। प्रोटीन की अगर पेप्टाइड चेंज होगी तो उसके आगे जाके भी और चेंजेस आ सकते हैं। तो यही वजह है बच्चों कि अगर मैं बात कर रही हूँ कि जैसे मान लो अब ये जीन के लेवल पे भी देख ले, गुणसूत्र के लेवल पे भी देख लेते हैं। जैसे मान लो ये तो हो गया जीन के लेवल पे कि अपन बिल्कुल जीन में जा रहे हैं। ये तो किसके लेवल पे है? जीन के लेवल पे कि अपन जीन की बात करें, जीन से प्रोटीन बन रहा है। क्योंकि अगर मैं गुणसूत्र के लेवल पे बात करूं तो बच्चों एक बात बताओ मुझे, जैसे मान लो अपने अंदर ऐसे 1-1 करके 2 क्रोमोसोम होते हैं, है ना? हर क्रोमोसोम की जोड़ी उपस्थित है अपने अंदर, ऐसे 2, ठीक है। ऐसे करके टोटल कितने क्रोमोसोम है अपने अंदर? 23 जोड़ी। अगर मान लो 21 नंबर का क्रोमोसोम गायब कर दूं मैं, जैसे ये 2 जोड़ी थे, इसमें से गायब हो गया, है ही नहीं 21 नंबर का क्रोमोसोम। 21 नंबर का क्रोमोसोम ही नहीं है तो उस पे उपस्थित जीन नहीं होंगे, और उस पे उपस्थित जीन नहीं होंगे तो उससे रिलेटेड प्रोटीन है वो बनेगा नहीं, और प्रोटीन अपने अंदर नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा? विकार उत्पन्न हो जाएगा, म्यूटेशन आ जाएगा। तो ये होता है उत्परिवर्तन। कि क्या होता है बच्चों कि अपने अंदर जो प्रोटीन बनने वाला होता है वो धीरे धीरे क्या नहीं हो पाता? बन नहीं पाता, है ना? और प्रोटीन नहीं बन पाता मतलब क्योंकि क्रोमोसोम नहीं तो गुणसूत्र नहीं है, तो उनपे क्या है? जीन उपस्थित नहीं। अगर मान लो कि ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं क्रोमोसोम उड़ जाए। अगर मान लो कि 13 नंबर का क्रोमोसोम डबल हो गया, ये क्रोमोसोम क्या हो गया? पहले अपने पास में ये 13 नंबर के 2 क्रोमोसोम थे, एक और क्रोमोसोम आ गया, लो तो ये 3 क्रोमोसोम आ गए। अब तो इससे भी दिक्कत होगी। ऐसा नहीं है कि 46 क्रोमोसोम है, अगर मैं बात करूं कि 46 क्रोमोसोम है तो 46 रहे, इससे अगर 45 हो गए तो भी दिक्कत है, अगर 47 हो गए तो भी दिक्कत है, ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन भी इसी वजह से होता है क्योंकि गुणसूत्र की संख्या समान रहनी जरूरी है। अगर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो 23-23 के पार्ट में नहीं डिवाइड होगा, 23-23 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। तो जब युग्मक बनेंगे तो युग्मक के संलयन के टाइम पे क्या होगा बच्चों कि जब वो नया अपनी संतति बनेगी तो संतति के अंदर गुणसूत्र ज्यादा चल जाएंगे, और ज्यादा गुणसूत्र हानिकारक हो जाएंगे भाई, क्योंकि वो क्या करेंगे? उस टाइप से प्रोटीन ज्यादा बनाएंगे, सब बनाएंगे, तो वो अपने लिए हानिकारक है। तो एक तरह से गुणसूत्र की संख्या क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम, ठीक है, ये होना चाहिए। तो ये जीन के लेवल पे होता है, ये गुणसूत्र के लेवल पे भी होता है, ठीक है। तो अब इसके आगे का टॉपिक अपन कल पढ़ेंगे, है ना? चलो, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो आप मुझे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और आगे के टॉपिक के लिए रेडी रहना कल, है ना? और अपन क्या कह रहे थे, हाँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप ऐप पे जाइए, ऐप को डाउनलोड करो, उसमें आपको हर लेक्चर की PDF मिल जाएगी चैप्टर वाइज, ठीक है। आपको याद रखिएगा। और आपको 1 शॉट रिवीजन अगर मेरे चाहिए तो आप हमारे जो बैच क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है आप उसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम मिलेंगे कल, ठीक है। कल अपनी नेक्स्ट क्लास है, तो कल इसके बाद ये उत्परिवर्तन वाला टॉपिक अपन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में अपने मेंडलीय विकार करके है जिसमें डिजीज वगैरह पढ़ेंगे, क्योंकि वो होते इनकी वजह से ही है कुछ कुछ, तो अपन वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ मोस्ट ऑफ टॉपिक मैं आपको करा चुकी हूँ, और सैलंगता वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ढंग से पढ़िएगा बच्चों, है ना। चलिए, अब कल मिलते हैं अपन, चलिए।